अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट यूएचएस 2024 पेपर उसके सलूशन के साथ मैं वाजिद अली कंबो आपके सामने। बेटा जी 69 क्वेश्चन नंबर जहाँ से ये मेरे पास ना पेपर ए है, ज़रा इसको देख लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, जब हम कहते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, इसमें जो की वर्ड है वो एन एलिमेंट है। तो जब आप किसी एलिमेंट के मोल्स की बात करते हैं ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ द एलिमेंट। ये आपका आंसर। बाकी जो बीटा, चार्ली और डेल्टा पे जो टर्म्स है ना, यानी इंपिरिकल फार्मूला, मोलर मैस और फार्मूला मैस, दोज टर्म्स आर रिजर्व्ड फॉर कंपाउंड्स। लिहाजा फॉर 69 योर आंसर इज ए। द टाइप एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप, यानी इसमें जो कीवर्ड है ये वाला टाइप एंड रिलेटिव अमाउंट जिसे आप अबंडेंस कहते हैं, ऑफ ईच आइसोटोप्स इन एन एलिमेंट कैन बी फाउंडेड बाय। बेटा जी वेरी सिंपल, दैट कैन बी फाउंडेड बाय मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, वो जिसमें आप डेम्पस्टर और मॉडर्न मैस पर, और ये जो डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है या मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है, दैट बेसिकली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो ये आपके पास आंसर आया। बाकी जो ए है आई आर वैसे लिखा हुआ है, आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और डी पे एनएमआर जो हैं, ये ना हमें मोलेकुलर स्ट्रक्चर वगैरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट। तो बहरहाल हम इसके आंसर एटॉमिक नंबर से इसका कोई तल्लक नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई तल्लक नहीं। हाँ, कुछ लोग यानी मोस्टली जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस इट शुड बी द आंसर। वजह वो ये है कि आइसोटोप्स की तादाद और उनकी रिलेटिव अबंडेंस से ही हम एलिमेंट का एटॉमिक मैस, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ इसमें जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि उससे हम ना ये आइसोटोप्स की तादाद उसकी रिलेटिव अबंडेंस से हम एवरेज एटॉमिक मैस, एवरेज, और कुछ लोगों का ख्याल है जो एटॉमिक मैस है ना, इसके लिए हमें एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसकी जो तादाद है उसको देखना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे मोस्ट सूटेबल जो बेहतर आंसर है, जो होना भी चाहिए, वो चार्ली है। नो इंडिविजुअल एटम इन द सैंपल ऑफ वन मोल ऑफ, ये क्या ले, 1 मोल ऑफ नियॉन हैज़ अ मैस 20.18 AMU बिकॉज इट इज़, अब ये जो 20.18 AMU है ना, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन, एवरेज। इसका मतलब हुआ ये ओवरऑल मैस ऑफ एन आइसो बार का तो तल्लक ही नहीं, इट इज़ फ्रैक्शनल मैस। अब इस पे थोड़ी सी बहस है, फिर क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शनल मैस, फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस, फिर एटॉमिक आना चाहिए था, फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस और एवरेज एटॉमिक मैस, तो ये दोनों। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसने लफ्ज़ फ्रैक्शनल दिया। मोस्ट सूटेबल, बल्कि मोस्ट सूटेबल क्यों, आंसर यही बनता डी, एवरेज एटॉमिक। 20.18 AMU इज द एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन। पी ऑर्बिटल हैज, यू नो, ये न्यूक्लियस हुआ ना, तो एक आपके पास ये लोब हुआ और एक आपके पास ये लोब हुआ, तो पी ऑर्बिटल इट हैज़ 2 लोब्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। बेटा जी यू नो कार्बन हैज़ द एटॉमिक नंबर 6, तो 6 जो है वो यहीं आपके पास है कि इसमें देख लो 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ अकोमोडेट हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज चार्ली। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, तो यू नो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई इंटरमोलेकुलर फोर्स मौजूद नहीं है, एब्सेंट है। द करेक्ट क्वेश्चन 76, द करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी दैट इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये ना पीवी दैट इज इक्वल टू एन, बट टी होना चाहिए, जैसे कैपिटल लेता तो मेरा दिल खुश हो जाता। बहरहाल बीटा इज द आंसर हेयर। बाकी तो इसके दूर दूर भी नहीं फटकते। आगे हम बढ़ते हैं। रियल गैस शोज डेविएशन, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। 3 बातें जिसकी बेस पर, एक रियल गैस की बात हो रही है, आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रहा है, तो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन तब होगी जब अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, और वो तब होंगी जब आप लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की बात करेंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सो चार्ली इज आंसर हेयर। इन ऑर्डर टू बॉयल वाटर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी, आपने पढ़ा ना कि अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये बॉइलिंग पॉइंट होगा,
तो एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी 760 टॉर। लेकिन अगर 110 की आप बात करते हैं तो साफ ज़रा है आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाते हुए आपको 760 से 1200 के दरमियान जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब टॉर, तो इसका मतलब है फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज बीटा एंड द बीटा इज 760 एंड 1200। 79 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट यानी ये डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा? अमोनिया में होता है, बीटा इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। हाइड्रोकार्बन अल्केन अल्कीन अल्काइन दैट डू नॉट शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर। दो डेफिनेशन हम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, एक वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करता है, और दूसरी में बात आपको क्या समझाता था, कोई भी लिक्विड तब बॉयल करता है जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो 40 द आंसर हियर। व्हेन एवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ब्रोकन, जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ब्रोकन, दे डू सो अलॉन्ग डेफिनेट प्लेन, और उन प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, दोज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। बाकी ये जो टर्मिनोलॉजी ना, रेफ्रेक्टरी प्लेन, सेगिटल प्लेन, कोरोना, ये तो टर्म ही आप लोगों ने अपने सिलेबस में कहीं नहीं पढ़ी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। कौन सा इसमें अमार्फस सॉलिड नहीं है? प्लास्टिक, ग्लास और रबर, ए बी और डी, ये अमार्फस सॉलिड की एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मेरे बेटा जी ग्लूकोज जो होता है ना, दैट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और कौन सा भला? ये मोलेकुलर सॉलिड की एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, एंड मोलेकुलर सॉलिड्स आर वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन विच? ग्रेफाइट जो ना, ग्रेफाइट, इसमें कार्बन एटम बेसिकली तो हेक्सागोनली अरेंज है ना, और फिर वो हेक्सागोन लेयर्ड की फॉर्म में अरेंज होती हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज बीटा हेक्सागोनल। We have 84, we have a statement of Le Chattel principle here. The statement is, if a stress is applied to a system at equilibrium, the system nullify. हम तो कहते हैं the system acts in such a way as to nullify the effect of stress as far as possible. तो this one is the very simple. This one is the statement of Le Chatelier principle. Identify the correct option required for the maximum yield of ammonia by Haber process. अमोनिया, ये बड़ा आपको समझाया बेटा जी। क्या था रिएक्शन? क्या था रिएक्शन? था N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, यही बात। और असल बात, डेल्टा H हेयर इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, साफ ज़रा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाना पड़ेगा, और फॉरवर्ड ले जाने के लिए 3 काम करें। एक, आप प्रेशर बढ़ाएं, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के कम है। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर यू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा। दूसरा, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करो। तीसरा, आप कंटिन्यूअली वक्फों से आप अमोनिया को रिमूव करते जाओ। तो इसका मतलब है फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज 100%, 110% ऑप्शन ए इज करेक्ट। Consider the following reaction in equilibrium and tell the addition of which chemical. कौन सा केमिकल, हम कौन से केमिकल की एडिशन टर्न्स द क्लाउडी सोल्यूशन इनटू क्लियर? क्या कहने क्वेश्चन के। क्लाउडीनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। इसकी वजह से क्लाउडीनेस है, क्लाउडीनेस। तो इसका मतलब है अगर आप क्लाउडीनेस को डिसअपीयर करना चाहते हैं तो आपको इसे रिवर्स ले जाना पड़ेगा। और ली शटल कहता है आप रिवर्स करने के लिए पहला जो काम है, आप इन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, यानी उसको ऐड करें। ऐड, तो हम किसको ऐड करें? तो वो कहता है एंड टेल एडिशन ऑफ विच केमिकल विल टर्न द क्लाउडी सोल्यूशन पे। देखो ना, मेरी बात इसमें गौर से सुननी है। बहुत अहम नुक्ता मेरे बच्चे, बहुत 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 अहम नुक्ता। और वो नुक्ता है कि आप ना अगर BiOCl को और ऐड करोगे ना तो वो तो क्लाउडीनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन आप HCl को ऐड करो। HCl ऐड करने के रिएक्शन किधर जाएगा? रिवर्स जाएगा। रिवर्स, जब रिवर्स जाएगा तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होगी,
और कम होने का मतलब है क्लाउडीनेस कम होती जाएगी और सोल्यूशन क्लियर होता जाएगा। फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर डी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? रेट दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी ओवर change in concentration delta C over delta T, change in concentration divided by time taken for the change. So for this question your answer change in concentration of substance ये साइन बता रहा है divided by time taken for the change. Consider the hypothetical reaction, ये equation which of the following represent the correct rate equation. चलें दिल पे पत्थर रखकर मैं ना दिल पे पत्थर रखकर आपको ये आंसर दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ब्लू से दूंगा। आप कहेंगे सर क्यों पत्थर क्यों रख रहे हैं? एक्चुअली ना इनको लिखना चाहिए था यूं, रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इनके ऊपर ए बी ना लिखे सवाल, एक्स लिख दो वाई लिख दो। बहरहाल मैं ये आपको लेक्चर्स में समझाता हूँ, मैं अब यहाँ पे नहीं। बी एक्यूरेट आंसर हेयर। If a reaction rate of reaction does not change with concentration, this one is the definition of zero order reaction. Which of the following is correct or heinous? कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं, और ये आपके पास आंसर बी है। सिर्फ इसमें के छोटा है, के ये सवाल आना चाहिए भाई। गलतियां तो हम निकालेंगे ना, ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी, तो ये आपके पास इस पर 91 पे आए। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हो एंडो में? बच्चे मेरे बहुत प्यारे बच्चे एंडोथर्मिक में क्या करते थे? एंडोथर्मिक में हमारे पास रिएक्टेंट नीचे थे, प्रोडक्ट ऊपर थे, ऐसे ही था ना, रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर। और अगर आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये मैं लिखूंगा इसके ऊपर P प्रोडक्ट और R रिएक्टेंट, HP इंथॉल्पी ऑफ प्रोडक्ट, HR इंथॉल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की इंथॉल्पी कहते हैं हीट कंटेंट, ये हीट कंटेंट, अदर नेम ऑफ हीट कंटेंट इज इंथॉल्पी H। तो किसके हीट कंटेंट ज़्यादा हैं? प्रोडक्ट के। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ना वो चार्ली है कि एंडो में ये एंडो की मैंने आपको पिक दी है, एंडो में प्रोडक्ट के हीट कंटेंट रिएक्टेंट से ज़्यादा हैं। 92 all of the following steps are used to calculate lattice energy in Born Haber cycle। तो अगर आप ना वो सोडियम क्लोराइड को जेन में बिठा लो ना, तो पहले एटोमाइजिंग द मेटल, यानी सोडियम सॉलिड स्टेट में है, उसको एटॉमिक स्टेट में हम ले जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। बीटा पे आयोनाइजिंग द मेटल, फिर हम क्या करते हैं कि सोडियम के जब वो गैसियस स्टेट में वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो आयोनाइज हो गया। डी आयोनाइज नो लो, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब दोबारा तो नहीं देंगे। आयोनाइज नॉन मेटल, तो ये भी ठीक है। तो वो कहता है कि एक्सेप्ट, यानी कौन सा स्टेप यूज़ नहीं होता, तो हम कहेंगे जी इसमें ये वाला जो है ना, ये नहीं होता, डी आयोनाइजिंग नहीं होती। कुछ लोग इसमें क्वेश्चन भी करते हैं, बहरहाल उन क्वेश्चन को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी कि मेटल तो आयोनाइज होती है, जब आप किसी मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आयोनाइज होती है, तो नॉन मेटल कैसे आयोनाइज होती है? तो बेटा जी आयोनाइज के मानी देखो, आयोनाइज का मतलब होता है टू फॉर्म आइन। तो आइन अगर आप वो पहले चैप्टर में जाएंगे तो आइन दो तरह से बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आइन बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आइन बनता है। तो मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आइन बनाती है, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनाइज। तो आइन का बनना उसे कहते हैं आयोनाइज। वो जो आप लोगों के जेहन में एक बात होती है ना, वो एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या एनर्जी चाहिए और इलेक्ट्रॉन ऐड, जैसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, तो वो एनर्जी नहीं पूछ रहा, वो प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, स्टेप्स की बात कर रहा है। बहरहाल here the answer is Charlie। The enthalpy change when 1 mole of water is formed। ये तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है, by the reaction of an acid and an alkali under standard condition। तो इसका मोस्ट सूटेबल आंसर दैट इज द इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर ये ना हो तो इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फिर ये बीटा भी गलत नहीं था, बाकी दो नहीं हो सकते। बहरहाल बीटा और डेल्टा दोनों में मोस्ट सूटेबल, बट हियर द आंसर इज ओनली डेल्टा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज एंड KMnO4, ये KMnO4। पोटाशियम क्या आ गया? +1, एक ऑक्सीजन -2,
4 ऑक्सीजन -8, तो ये क्या होगा +7। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा +7। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 95। विच स्टेप इज इररेलेवेंट। ओ क्या कहने, इररेलेवेंट कौन सा स्टेप है जिसका तल्लक ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्सिडेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो मेथड से आप इक्वेशन को बैलेंस, एक हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ये वाला स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ, ये ना ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ये स्टेप नहीं है, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पहला स्टेप है। तो वो कहता है कौन सा स्टेप इररेलेवेंट है, तो ये पहला स्टेप ही रेलेवेंट है। इस स्टेप का तल्लक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से नहीं है, इसका तल्लक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। बाकी जो तीनों स्टेप्स हैं ABCD वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को ही फॉलो करते हैं। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में कौन सी फीचर करेक्ट नहीं है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हो रही, गैल्वानिक नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेटा जी ये बात ठीक है कि रिडक्शन होती है कैथोड पे, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ये भी होता है। एक चीज़ यह लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड। नहीं, हम AC यूज़ नहीं करते, हम DC यूज़ करते, डायरेक्ट करंट यूज़ करते। दोनों में फ़र्क आपको पता है ना कि जो डायरेक्ट, असल में ना हम इसमें एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और हम कहते हैं एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आए, कैथोड पर नेगेटिव आए, और ये इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही रहे। तो ये ना DC करंट इसको इंश्योर करता है। अगर आप AC करंट लेंगे ना तो वो कभी एनोड को पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। तो इसके लिए आप AC करंट यूज़ कर ही नहीं सकते, आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ DC करंट यूज़ करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कोऑर्डिनेट, वैसे नहीं ये आधा लिखा हुआ है, हैज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको पता है इसमें तो आंसर में मुश्किल है ही कोई नहीं, अमोनिया और BF3 के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वेस्पर थ्योरी। ये ना पूरे का पूरा जो लफ्ज़ लिखा है ना, ये वेस्पर थ्योरी की कौन सी फीचर नहीं है। तो लिखा हुआ है कि पहली बात, इट डिटरमिन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यस, इससे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर। यस, इसका यही ना नाम ही यही है ना कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, ये जो चार्ली है ना ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन ऑफ मेडिकल ड्रग्स मॉलिक्यूल। बहुत कंफ्यूजिंग है, फजूल सी बात है। आखिरी बात देखोगे ना, लिखा हुआ है कि ओनली लोन पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो 100% गलत है ना। सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमिन करने में लोन पेयर नहीं, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट, दोनों। इसका मतलब है कि वो कहते हैं नॉट फीचर, तो डी तो फीचर है ही नहीं, यानी ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि डी हो सकता है। यानी हमारा आंसर तो डी है ना, वो फीचर नहीं है, यानी हमारा आंसर डी है। ये जो सी है ना इसके बारे में हम सब खामोश हैं। बहरहाल मैंने बात कर दी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। सिंपल सी बातें हैं। जब आप सोडियम से मैग्नीशियम से फिर फास्फोरस फिर सल्फर, जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं एटॉमिक रेडियस कम होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है एक्सेप्शन भी कोई नहीं। तो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा? सल्फर का, एक्सेप्शन नहीं है। द डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कली मेटल, यानी आपसे लिथियम का पकीलर बिहेवियर इसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बताओ इस डिफरेंस की वजह क्या है, क्यों डिफर करता है? दो वजूहात है। एक, लिथियम का साइज बिल्कुल छोटा है बाकी अल्कली मेटल्स के बारे में, और दूसरी बात वो चार्ज डेंसिटी का लफ्ज़, तो जितना साइज छोटा होता है उतनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो दो बातें, एक तो स्मॉल रेडियस और दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी, ये दो बेसिक रीज़न हैं लिथियम के पेक्यूलर बिहेवियर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेसिक। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना ये एम्फोटेरिक है। मैंने कहा था ना बी जब पढ़ाते हुए, बी गाल इन जी। तो अगर मैं सारी बातें ये जो आपको बता रहा हूँ ना
ये लेक्चर में भी मैं आपको समझाता था, आपने नोट करते थे नहीं करते थे, तो लेक्चर में भी ये सारी मैंने बातें की हैं। मुझे एक क्वेश्चन भी ऐसा निकाल के दे कि सर आपने ये लेक्चर में नहीं बताया था, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। सारी बातें बताते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी एंगल में आपको समझा रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। तो मैंने ये वो कहता है कि बताओ कौन सा बेसिक नहीं है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नहीं है, बल्कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एंडफोटेरिक है। बाकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटाशियम, सोडियम यानी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल सवाए बेरिलियम के बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। ये हमारा सेंटेंस था। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट अल्कलाइन, BeSO4 बेरिलियम सल्फेट, MgSO4, ये फेयरली सॉल्युबल होते हैं, फेयरली सॉल्युबल, थोड़े बहुत। कैल्शियम सल्फेट किसी हद तक, और उससे नीचे जो आपके पास स्टोनेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, तो ये तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बीटा पे। अच्छा, सल्फेट और कार्बोनेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके सल्फेट और कार्बोनेट की डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, लेकिन इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलॉय? ग्रेफाइट इज नॉट अलॉय, तो फिर ये क्या है? दिस इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये अलॉय नहीं है, ये कार्बन की एलोट्रॉप है। बाकी स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, दे आर द अलॉय। 104, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ये जब आपको पढ़ाते थे तो मैं आपको खबरदार करता था, बेटा जी क्रोमियम, कॉपर, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये 24 है, ये 29 है, कोई, क्योंकि ये N+L रूल को वायलेट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी। मैं अब ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहता, तो 40 का आंसर है आपके पास ये इसकी N+L रूल की वायलेशन से इसकी। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन? हाई मेल्टिंग पॉइंट है प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर है प्रॉपर्टी, हार्ड मेटल्स है प्रॉपर्टी, लेकिन क्या इनके आयंस और कंपाउंड कलरलेस होते? नो, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। तो ये डी तो कभी, और वो जो डी ट्रांजिशन हम पढ़ते हैं ये तो काबिल कबूल। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, दोनों में कार्बन चेन की नेचर सेम है, 4 कार्बन। एक में फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के दरमियान, दूसरे में 2 और 3। अगर कार्बन चेन की नेचर सेम हो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, तो दैट इज कॉल्ड द पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बीटा इज द आंसर। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज डिस्प्लेड बाय कंपाउंड हैविंग सेम, जब कहते हैं ना सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर सेम है ना, तो वो जो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स है ना, वो निकल गई। सेम स्ट्रक्चर, उनमें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर करता है ना, वो जो 5 चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप है, मेटामेरिज्म है, टाटोमेरिज्म, वो स्किप हो गई। एक ही, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द, सिर्फ एक ही बच गई, एंड दैट इज द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। होमोसाइक्लिक, होमो, ये जो होमोसाइक्लिक है ना, आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। होमोसाइक्लिक बेटा से आगे 2 किस्म के थे ना, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। ए बीटा पे लिखा हुआ एल्कीन अल्काइन, 40 पे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, डेल्टा पे सैचुरेटेड। एक बात याद रखना कि आप लोगों ने, मैं आपको कहता भी था, अब तो चलो पेपर हो गया ना, तो ज़िंदगी में जब भी आपने सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, आपने चारों ऑप्शन देखने होते हैं। तो मैं तो चूँकि वो मुझे तो डेड श्योर होता है, तो इसलिए मैं रुक जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जो रिलीज करता है ना, डेफिनेटली वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग जो ग्रुप जो रिलीज करता है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और इसमें जो आपके पास ऑप्शन है वो ये अमाइनो ग्रुप है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, मैंने आपको समझाया भी था कि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिसमें वो एटम जो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच हो, अगर उसके पास लोन पेयर होगा तो वो फिर इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा है। बाकी जो तीनों कैटेगरीज हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं,
डीएक्टिवेटिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करेक्टली? मुझे इसमें ना आंसर बीटा ठीक है। उसकी भला वजह क्या है? ये बेंजीन, ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये टेम्परेचर आ गया, नाइट्रोबेंजीन बना, वाटर बन गया। ये वो तमाम जो हम डेफिनेशन वो रिएक्शन में पढ़ते हैं। बाकी में फड्डा देख लेना है। इसमें ना NO3 लिखा हुआ है, हालांकि नाइट्रोबेंजीन में NO2 आता है। इसमें आपके पास अगर आप देखोगे NO2 इधर भी, NO2 इधर भी, डाई नाइट्रो बना दिया, हालांकि सिर्फ नाइट्रो आता है। और इसमें साथ प्रोडक्ट में वाटर O दे दिया, हालांकि प्रोडक्ट में आपके पास क्या आना चाहिए? वाटर आना चाहिए। तो आपके पास आंसर इसमें बीटा है। इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन द एसाइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस टू बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, कौन सा कैटलिस्ट है? ये आपको याद करवाते थे ना कि आपको ये जो रिएक्शंस है बेंजीन के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें कैटलिस्ट का पता है। और इसका कैटलिस्ट क्या था? AlCl3। इस पे बड़ी बहस भी है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ करेक्ट, ये बड़ा खूबसूरत बात है। करेक्ट आइडेंटिफाई करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलीलाइड। हालांकि ऑप्शन में कोई मज़ा नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग किसे कहते हैं? कम से ज़्यादा, यानी किसकी रिएक्टिविटी कम है, किसकी ज़्यादा, किसकी उससे ज़्यादा, तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर देंगे तो आपको पता है ना कि अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम और अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। तो असेंडिंग ऑर्डर ये है। फ्लोरीन क्लोरीन बराबर, अच्छा यहाँ पे इनको ना ऑप्शन में अल्काइल ग्रुप देना, अल्काइल एलाइड देने चाहिए थे, इन्होंने सिर्फ हेलोजन दे दिया। टेक्निकली ये गलत बात है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सिर्फ आपने ज़हन में रखना है इसमें SN1 और E1, इन दोनों के अंदर ना जो फर्स्ट स्टेप था ना, स्टेप 1, दोनों में बिल्कुल एक जैसा है। ये आप MCQ में बिल्कुल एक जैसा है। तो उसमें भला क्या होता है कि उसमें रोल ऑफ लीविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन एंड इज सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द आंसर, क्योंकि ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें आयोनाइजेशन होती है, लीविंग ग्रुप लीव करता है, तो उस लीविंग ग्रुप का बिहेवियर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में सेम होगा। अल्कलीलाइड इन्वॉल्विंग CX बॉन्ड ब्रेकेज, CNU बॉन्ड फॉर्मेशन, ये SN रिएक्शन की बात हो रही है। इज साइमल्टेनियसली, जब साइमल्टेनियसली होता है तो फिर आपके पास SN2 आ गया। सो बीटा इज द आंसर हियर। CnH2O, बेटा जी ये आपको बड़े रटवाए हैं मैंने। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का भी ये है, अल्डिहाइड का भी ये, बाकी सब का आपको देखना पड़ेगा। द ब्लू कलर ऑफ फेलिंग सोल्यूशन इज चेंज टू रेड when bound with an alkylide. It is due to Cu2. Very simple. Reaction of hydrogen cyanide will form aldehyde. ये कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन है। अल्डिहाइड कीटोन के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो भला कौन से? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज योर आंसर A. Which of the following alcohol can give? Oh, very very simple. Ethanol. It gives the iodoform test. बाकी नहीं देते, वो बता भी दिया क्यों नहीं देते। कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी क्या कहने? दिस इज द कॉमन नेम ऑफ लैक्टिक एसिड। मैं बड़ा आपको याद करवाता था बेटा जी, टार्टारिक लैक्टिक, खुदारा इनके अयोपिक नेम, कॉमन नेम, स्ट्रक्चर, ये आपको बार बार कहता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फिनोल? फिनोल क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड से इनकी एसिडिटी कम है फिनोल की वाटर से, और फिर आपके पास क्या आ गया? अल्कोहल्स। तो फिनोल की कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। फिनोल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक। बाकी पढ़ लो, बाकी इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक, वन ऑफ द, ये वो क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल में मैं एंटी टेस्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ाता हूँ, सबसे ज़्यादा। और हमारी बुक में सेकंड ईयर में को 8-9 दफ़ा ये आया, और ये है आपके पास क्या बनता है? एस्टर। द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड? बेटा जी अमाइनो एसिड से दे गया, हालांकि वो कहता है कि हमने अमाइनो एसिड से क्वेश्चन नहीं देना, लेकिन दे गया। अमाइनो एसिड आपके पास ना 20 के करीब चलो हैं, तो ग्लूटामिक भी है, ग्लाइसिन, लाइसिन, लेकिन फोलिक एसिड जो है ना, इसका जो फार्मूला है बहुत बड़ा फार्मूला है। ये वो टैबलेट्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या अगर आपके मुंह के अंदर छाले बन जाए ना तो डॉक्टर ये फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं। ये था आज का लेक्चर। आप लोगों ने
ज़िंदगी आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम दिया, सबसे बड़ा एग्ज़ाम। पेपर केमिस्ट्री का आसान था, बेहतर था पेपर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। कुछ क्वेश्चन मुश्किल थे, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि तकरीबन चले स्टैंडर्ड पे। इससे चाहिए था कि 8-10 ना ट्रिकी क्वेश्चन देता, जहाँ पे ना हमें कैलकुलेशन इसमें नहीं थी। ये एक था, न्यूमेरिकल टाइप कोई भी चीज़ नहीं मिली हमें जहाँ पे हम खपते, जहाँ पे हम कन्फ्यूजन में जाते। एक दो छोटी छोटी माइनर कन्फ्यूजन थी। बहरहाल जिनका बहुत अच्छे नंबर, जिनका एडमिशन हो जाए, मेरी तरफ से उनको दिल की अथाह गहराइयों से मैं आपको मुबारक देता हूँ। लेकिन जो यहाँ पे एडमिशन ना हो सके, याद रखिएगा वो नाकाम नहीं हुए। नाकामी का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से निकाल दे। आप लोगों ने एफर्ट की, मेहनत की, दिलो जान से मेहनत की, जितनी आपके अंदर सलाहियत थी आप उसको बरूए कार लाए। कुछ फैसले आपने करने होते हैं, कुछ मेरे अल्लाह ने करने होते हैं। तो हर जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। आप अपनी मेहनत जारी रखें जी। मैं वाक पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से आप सबको ये भी बताता चलूँ कि ये मैंने केमिस्ट्री का, इसी तरह इंशाल्लाह फिज़िक्स का, बायो का और इंग्लिश का, ये चारों जो सब्जेक्ट हैं इसके हम ये डिस्कशन अपलोड कर रहे हैं। आप ज़रूर वहाँ पे इसको देखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।